बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है और पहले दिन में लाहौरियों ने कमाल कर दिया। यानी लाहौर एक वक्त था जब हम कहते थे कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। एक दौर में मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था लाहौर, लेकिन फिर मरीम नवाज साहिबा ने सियासत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून लाहौर के चौकों चौराहों में गलियों में दफन होती चली गई। और फिर अल्लाह रखा पेप्सी साहब ने लिबर्टी चौक में नून लीग की आखिरी रसूमात अदा की। अल्लाह रखा पेप्सी को तो फ़ायदा हुआ कि उनको एक चैनल में नौकरी मिल गई और वो माशाल्लाह अपने फ़न से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को महसूस कर रहे हैं और बड़े शानदार आर्टिस्ट हैं। लेकिन नून लीग की बर्बादी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। ये शहर अब नून लीग का नहीं रहा। इमरान खान साहब को जैसे इस शहर ने रिस्पॉन्ड किया, ना कभी नवाज शरीफ को किया, ना शहबाज शरीफ को किया, ना हमजा को किया, ना मरियम को किया, किसी को इनमें से कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। यानी ये फैमिली अपनी पूरी ताकत के बावजूद, पूरे पैसे के बावजूद कभी भी लाहौर पे ऐसे रूल नहीं कर सकी जैसे इमरान खान साहब ने कल के दिन में इस शहर के ऊपर रूल किया है। इमरान खान साहब का सिक्का जम गया है इस शहर के अंदर और पूरा शहर उनके साथ खड़ा है। अब बारी है शेखुपुरा वालों की, शादरा वालों की, और फिर कामों की तक ये लोग जाएंगे, फिर बाद में गुजरावाला की तरफ जाएंगे। तो एक लंबा सफ़र है जो इमरान खान साहब तय करेंगे और उनके मुखालिफ के आसाब थकेंगे। आसाब थकने का नज़ारा तो आपने देख लिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यानी डीजी आईएसआई ने, मैंने कभी इंडिया के खिलाफ भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। मैंने कभी पीटीएम के खिलाफ, जो रॉ से फंडिंग लेते हैं, उनके खिलाफ भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। मैंने कभी अमेरिका के खिलाफ भी नहीं देखी। मैंने कभी किसी और मुल्क के खिलाफ भी नहीं देखी। तालिबान के खिलाफ भी मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी। लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बात की और पॉलिटिकल बात की। एक बात पे तो मुझे बड़ा एतराज़ है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। दोनों ऑफिसर्स जो जनरल से वो कह रहे थे, तो एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, इतना बड़ा दिल था अरशद शरीफ का। मैं जानता हूं ना, मेरा भाइयों जैसा ताल्लुक था, इतना बड़ा दिल था उसका। और उनको जब पाकिस्तान छोड़ना पड़ा ऐसे बहादुर और दलेर आदमी को जो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था, तो जरा सोचिए वो वाकई खतरे में थे। और अरशद शरीफ साहब किन से खतरे में थे वो बार बार बता चुके हैं। वो पाकिस्तान के इदारों से खतरे में थे। इदारों में बैठे हुए लोग उनको परेशान और तंग कर रहे थे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनका जीना हराम कर रखा था। बाकी सहाफ़ियों के साथ भी यही हो रहा है। बनाइए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन, बुलाइए यूएन की इंक्वायरी और सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो फिर सहाफ़ी बताएंगे, एक एक बात बताएंगे। और मैंने तो ऑफ़र किया है कि मुझे जनरल बाजवा बुला के पूछ लें, डीजी आईएसआई बुला के पूछ ले, पब्लिकली पूछें, मैं नाम ले लेकर बताऊंगा कि किसने मुझे क्या कहा था। फलां ने मुझे ये कहा, फलां ने मुझे ये कहा, फलां ने मुझे, एक एक का नाम ले लेकर बताऊंगा और बताऊंगा किसने परेशान किया। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, हो सकता है डीजी आईएसआई को इन्फॉर्मेशन ही ना हो उनके पास। मैं वैसे मान नहीं सकता कि डीजी आईएसआई के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लोग अपने लिफाफी होने की इन्फॉर्मेशन भी उन्हीं से मांग रहे थे। कैसी मायूब बात है कि एक सहाफ़ी, हमारा भाई शहीद हो गया है, उसकी शहादत पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो वहाँ ये पूछ रहा है एक सहाफ़ी उठ के कि जनाब हम लिफाफे हैं या नहीं हैं। हद हो गई वैसे, हद हो गई वैसे जो है वो बुग़्ज़ की भी। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहरहाल अरशद शरीफ का इतना बड़ा दिल था, बहुत दलेर आदमी था, हमसे छीन लिया उसको। हमेशा याद दिलाता रहूँगा, हमेशा बताता रहूँगा कि उसको मारा गया है। उसको पहले एक मुल्क से भगाया गया, फिर दूसरे मुल्क से निकाला गया, फिर तीसरे मुल्क के अंदर वो शहीद हुआ। मेरी नज़र के अंदर जिन लोगों ने उसको इस हालात में पहुंचाया, वहां काले चोर ने मारा हो बेशक, वो जिम्मेदार हैं। यानी हम क्यों छोड़ के अपना मुल्क किसी को जाना पड़ता है, वो क्यों अपने मुल्क से बाहर जाता है। उसको पता है बोलने नहीं देंगे, मारेंगे, मेरी आवाज़ बंद कर देंगे, मेरा गला घूंट देंगे, मैं जो बात करना चाहता हूं वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, मैं जो जिस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूं वो बेफायदा हो जाएगी। मसला ये नहीं है। अरशद शरीफ का दिल बहुत बड़ा था, बहादुर बहुत था, लेकिन एक शानदार, नफीस और इज्जतदार आदमी था। डर सिर्फ ये था कि आप बेइज्जत करेंगे।
डर सिर्फ ये था कि सिस्टम जो है वो कपड़े उतारने की ड्यूटी पे लगा हुआ है। वो जिसने हमें ढांपना है, हमें तहफ्फुज़ देना है, वो सिस्टम आपके कपड़े उतार रहा है। और देखें वो राणा सनाउल्लाह साहब के साथ बैठकर FIA का बंदा ऑफिसर वो कह रहे हैं जी कि आदम सवाती जो है वो तो झूठ बोल रहे हैं। 74 साल का आदमी है, वो अपने मुंह से कह रहा है मेरे कपड़े उतारे हैं। इंक्वायरी करवाओ ना किसने उतारे हैं। वो कह रहे हैं जी कि किसी एजेंसी ने नहीं उतारे। ISI के 2 ऑफिसर जिनमें ब्रिगेडियर फहीम और मेजर जनरल फैसल नसीर, उनका नाम लिया जा रहा है। भाई अगर उन्होंने नहीं उतारे तो बताओ फिर किसने उतारे? कपड़े तो उतारे हैं ना। 74 साल बुजुर्ग को क्या शौक है कि वो बाहर निकल के कहे कि मेरे कपड़े उतारे हैं? कोई नहीं कहता ऐसे। कोई नहीं चाहता कि उसकी जो है वो इज्जत ऐसे नीलाम हो। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं अगर हराम ना हो मेरे मजहब के अंदर, तो इस्लाम के अंदर। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो गई है इंपोर्टेड हुकूमत की। और कभी वो गवर्नर राज लगाने की बातें करते हैं, कभी वो दफ्तर खारजा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको हमने नहीं निकाला UAE से। साबित हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर। ज़रा सांस लें, सब्र करें और UN से इंक्वायरी करवाएं जो हमारा मुतालबा है। और अगर ये मुतालबा पूरा ना हुआ तो मैं एक चीज़ अर्ज़ करूं, मैं उठाऊंगा अरशद भाई के लिए आवाज़। कोई ना उठाए बेशक, मैं ये आवाज़ उठाता रहूंगा, हमेशा मुतालबा करता रहूंगा। मुझे कोई भी कीमत देनी पड़ी वो भी चुकाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अरशद भाई का मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान है। और एक नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें गाइड किया था और बताया था। और एक आध दफ़ा तो उनके बताने की वजह से मैं गिरफ्तारी से बचा था। तो अरशद भाई के बहुत सारे एहसानात हैं। मैं एहसान चुकाने की बात नहीं कर रहा, मेरा फ़र्ज़ है वो काम मैं करूँगा। एहसान तो मैं अब उनका कभी नहीं चुका सकता। गवर्नर राज की कभी बातें हो रही है, गवर्नर राज लगा देंगे। और फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी साथ साथ हो रही है। हुकूमत ने कमेटी बना दी, साद रफ़ीक हैं, याद सादिक हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, मौलाना असद हैं और बाकी और कुछ लोग हैं, मरियम औरंगज़ेब भी बीच में। ये जब कमेटी मैंने देखी ना तो मुझे आइडिया हो गया कमेटी सीरियस नहीं है, ये बिला वजह ही बनाई है उन्होंने। और मुज़ाकरात की पेशकश में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखें, हुकूमत ने जानबूझकर मुज़ाकरात की ऑप्शन सामने रखी है। हुकूमत ये जानती है कि अगर इमरान खान बहुत बड़ा हुजूम लेकर आ जाते हैं, बहुत बड़ी ताकत इकट्ठी कर देते हैं, तो फिर हम मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो ताकत इकट्ठी नहीं करते तो फिर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लोगों को डिस्पर्स करेंगे, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाएंगे और कहेंगे कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि आओ मुज़ाकरात करो। ये एक ट्रैप भी हो सकता है कि आओ आकर मुज़ाकरात करो। जब ये मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे तो फिर हमने डंडा ही चलाना है ना, हम और क्या करेंगे। वो अपने डंडा चलाने की जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, रियासती ताकत और जबर को इस्तेमाल करने की जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन लोग डर नहीं रहे। मैंने लोगों की आंखों में अज़म देखा है। ये हैं टक्कर के लोग, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो पाकिस्तान को चलाती है, जिनकी वजह से पाकिस्तान का पहिया घूमता है। वो इमरान खान की गाड़ी के पहिए के साथ साथ घूमते हुए पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। लाहौर ने अपना इम्तिहान जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। अब बाकी शहरों का इम्तिहान है कि क्या वो लाहौर की तरह इमरान खान को रिस्पॉन्ड करते हैं। और नून लीग बेचारी GT रोड की पार्टी रह गई थी। इमरान खान ने लगता है GT रोड से भी वाइप आउट कर देना है इसको। ये वो इलाके हैं जहां से नून लीग सीटें ले लेती थी। लेकिन अगर इस तरफ भी इमरान खान साहब निकल पड़े हैं तो ये लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ी कंपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। पाकिस्तान में रोजाना हजारों नौजवान जो है वो वोटर बन रहे हैं, हजारों की तादाद में रोजाना पाकिस्तान में नौजवान 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं। और वो सारे के सारे 99% तक या 95% भी आप कह लें वो इमरान खान के वोटर हैं। ये जितना डिले करेंगे इमरान खान के वोटर उतने बढ़ते चले जाएंगे। बहरहाल ताकतवर लोग, मुक्तदर हल्के, एस्टैब्लिशमेंट, गेम उनके हाथों से भी बाहर जा रही है। और वो तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से आइडिया हो ही गया। वो खुरम लगारी बेचारा, पहले उसने कहा जी कि मैं छोड़ रहा हूँ PTI, फिर दोबारा बयान आ गया कि नहीं PTI नहीं छोड़ रहा क्योंकि उससे जो वादे किए गए थे शायद वो पूरे नहीं हो रहे। लेट्स सी इसका क्या बनता है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट कर दी है कि जो भी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरता वो पार्टी से अलग हो जाए, क्योंकि ये टाइम है आजमाइश का। इस वक्त खड़ा होना पड़ेगा पार्टी के साथ। बहुत सारे नौजवान जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो लीडर्स के ऊपर बाजी ले रहे हैं, लीडर्स से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और इमरान खान साहब उन्होंने बाकायदा अपना एक सेल बनाया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है कि कौन क्या कर रहा है।
इसी बुनियाद पर अगली मरतबा टिकट भी मिलेंगे। इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देगी और इस मरतबा जो टिकट जो है वो जीत का टिकट है। जिसको टिकट मिला वो जीत गया। सूरत आपके सामने है। अभी ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ, बड़े लंबे अरसे के बाद नून लीग जीतती आ रही थी। आसमा जहांगीर ग्रुप जो है, बड़े लंबे अरसे के बाद नून लीग को शिकस्त हुई है। यानी ये जो आदम नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब जो हैं, इनका ग्रुप ये शिकस्त खा गया है और ये तारीखी फतह हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान ग्रुप ने। और उसमें जो उम्मीदवार हैं आबद जुबैरी, ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए हैं। बड़े शानदार लॉयर हैं, बड़े शानदार इंसान भी हैं और बड़े बहादुर इंसान भी हैं। और इनको बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने ये इलेक्शन जीता है और इन्होंने तारीख को बदला है बड़े लंबे अरसे के बाद। अब जहां इलेक्शन होगा ना, वहां नून लीग हारेगी। जहां इलेक्शन होगा वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। पीडीएम की सारी जमातें हारेंगी। ये बात पत्थर पे लकीर बनती चली जा रही है और इस लॉन्ग मार्च के बाद और ज्यादा पत्थर पे लकीर बनती चली जाएगी। काबीना जो है वो 74 पे हुई थी, एक बंदे ने इस्तीफा दिया था, लेकिन साथ ही दोबारा शहबाज शरीफ साहब ने एक और वजीर बनाकर फिर 75 पे पहुंचा दिए। 75 बंदों की काबीना, तौबा इस्तग़फ़ार। ये वो मुल्क है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे वो खुद कहते नहीं है। 75 बंदों की काबीना। रोजाना आपका प्राइम मिनिस्टर करता है कशकोल हाथ में लेके मैं फिर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे 75 बंदों की काबीना भी है। और फिटे मुंह आधे से ज्यादा बंदों के ऊपर, तो उनके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है आधे से ज्यादा बंदों के पास। 75 बंदों की काबीना। यार मियां साहब, आपने बेवकूफ समझा पाकिस्तानियों को? यार 75 बंदों की काबीना आपने बना लिया और दुनिया से आप पैसे मांग रहे हैं। और जिन मुल्कों से आप पैसे मांग रहे हैं, किसी की 20 बंदों की है, किसी की 25 बंदों की काबीना है। यानी वो 20 से 25 वज़रा से ऊपर का बोझ नहीं उठा रहे। आपने 75 बंदे वजीर बनाए हुए हैं जिनमें से आधों के पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, आधों के पास कोई महकमा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनकी वजारत क्या है। फिटे मुंह ऐसी गवर्नेंस के ऊपर। और सीरियसली मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल पाकिस्तान में और कोई हो नहीं सकती। होटल वालों को धमकियां दे रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए लोग आए इस्लामाबाद में, होटलों में उनको जगह ना देना वरना होटल सील कर देंगे। ये चल रहा है। इमरान खान साहब ने आने दिया था ना फजलुर रहमान को भी 2 दफा, मरियम को भी, हमजा को भी, बिलावल को भी, सबने तमाशा लगाया इस्लामाबाद में। तो इमरान खान को नहीं आने देना। वजह यह है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कहती थी कि जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार कीजिए, इनको आने दीजिए, आने दीजिए। अंदर खाते मामला तय कर रहे थे जब एस्टेब्लिशमेंट वाले इनके साथ, जब बूट के ऊपर पॉलिश हो रही थी दबा के, जब बूट के ऊपर जबान रखी हुई थी, जब डिक्कियों के अंदर बैठ के सफर हो रहे थे। वो बात तो नहीं बताई DGISPR ने। वहां किसी साहबी को इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो पूछे कि इमरान खान के साथ तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। तो ये बताए ना कि शहबाज शरीफ कैसे डिक्की में बैठ के जाते थे मुलाकात के लिए, और वो खुफिया मुलाकातें कौन करता था, मलिक अहमद खान क्या किया करते थे, वो सारी बातें भी बताएं। वो सारी बातें नहीं पूछी किसी ने और ना बताई गई, बल्कि ये कहा गया कि अभी सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, यानी एक सवाल उठाया DG साहब ने, और सवाल ये उठाया कि जिसको आप ये कहते हैं मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल कहते हैं, जानवर कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं, उसी से आप मुलाकात भी करते हैं। तो भी इमरान खान ने तो आज तक नाम नहीं लिया। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, छोटी सी जसारत कर देता हूं, सवाल पूछना मेरा हक है, चाहे वो DGISI हों, चाहे वो DGISPR हों, चाहे वो आर्मी चीफ हों, सवाल तो हम पूछ सकते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि अगर आपको लगता था कि वो आपको जानवर कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, आपको मीर जाफ़र और मीर सादक अगर कहते हैं, तो आपको क्या जरूरत थी उससे जाके मिलने की? मिलने तो आप भी गए थे ना सदर पाकिस्तान के पास। इमरान खान साहब की तो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं सदर आरफ अलवी, तो फिर आप ही ना जाते मिलने के लिए। यानी जो शिकवा आप कर रहे हैं अगर वो आपसे किया जाए तो जबानबंदी होनी चाहिए। इसी बात के लिए तो बोल रहा हूं, अगर एक प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं इस मुल्क के अंदर तो फिर किसी की भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ही मुंतखब नुमाइंदा होता है अवाम का। सबसे बड़ी और मेन इज्जत उसकी और सदर पाकिस्तान की होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारे नीचे आते हैं। लेकिन यहां पे आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। सहाफ़ी साबित करने में तुले हुए हैं कि लॉन्ग मार्च नाकाम है। कोई दिखाई नहीं रहा टीवी के ऊपर, लाइव कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी है उसकी, और अजीब अजीब चीज़ें की जा रही हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो बड़ी मायूब लगती हैं और उनको देखकर मायूसी होती है कि ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है। लेकिन उम्मीद की किरण हर वो आदमी है जो इस वक्त बाहर निकल रहा है, जो इस वक्त जोर लगा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान की जान मुट्ठी में से छुड़वा रहा है, जो कोशिश कर रहा है कि आज पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलनी चाहिए।
और इस मर्तबा पाकिस्तानी आज़ादी लेकर छोड़ेंगे। मैं उनकी आंखों में देख रहा हूं, मैं बच्चों को देख रहा हूं, बुजुर्गों को देख रहा हूं, उनका आज़म देख रहा हूं चट्टान की तरह। वो टक्कर देने आए हैं। मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इदारे की बात भी नहीं कर रहा। वो निज़ाम से टक्कर दे रहे हैं। जो निज़ाम चंद लोगों को मुकद्दस गाय बनाता है, जो चार दीवारी के अंदर फैसले करते हैं और मुल्क पे मुसल्लत कर देते हैं, जो निज़ाम बैरून मुल्क से आने वाले फैसलों के ऊपर यस बॉस कहता है, वो उस निज़ाम को टक्कर दे रहे हैं। और ये हैं वो टक्कर के लोग जिनकी मैं बात करता था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।